औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है सारे स्टूडेंट खैरियत से होंगे। हम हेल्थ असेसमेंट में यूनिट नंबर 6 तक कर चुके थे और आज हम यूनिट नंबर 7 कर रहे हैं। यूनिट नंबर 6 में या इससे पहले जो यूनिट्स हम कर रहे थे तो उसमें एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब क्लास थोड़ी सी लेंथी हो गई है तो स्टूडेंट फिर उस क्लास को पूरी तरह नहीं सुनते हैं। तो इस क्लास को इस तरह करेंगे कि दो पार्ट्स में करेंगे। पहले इंशाल्लाह आज के दिन जो हम हस्ब साबिक पहले थोड़ी सी ब्रीफली एनाटमी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हेल्थ हिस्ट्री लेंगे जिसमें कि हमारा सब्जेक्टिव डाटा आ जाता है, और कल इंशाल्लाह फिर ऑब्जेक्टिव डाटा पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमारी एक क्लास तकरीबन 30-40 मिनट की बनेगी। तो उम्मीद है इंशाल्लाह सारे स्टूडेंट्स को कम्प्लीटली सुन लेंगे। सुनने के बाद अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो वो मुझे व्हाट्सएप जो हमारा ग्रुप है उसमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो में जाके कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। तो एक तो ये होगा कि मुझे आइडिया मिल जाएगा कि किस किस ने क्लास को सुना है, और दूसरी बात यह है कि अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसका आंसर भी उनको मिल सकेगा। तो एनाटमी में क्या है कि जो थोरेसिक कैविटी है या तो उसको थोरेसिक केज है, ठीक है। तो थोरेसिक केज क्या है कि जो बोनी स्ट्रक्चर है इसको थोरेसिक केज कहते हैं, जो कि मेनली स्टर्नम से स्टार्ट होता है। इसमें के फिर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आ जाते हैं। इनके अलावा 12 पेयर्स ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा आ जाते हैं। जो फ्लोर है वो डायफ्राम से बना है, और डायफ्राम क्या करता है कि जो आपके एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को डिवाइड करता है। जो फर्स्ट 7 रिब्स हैं वो तो डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच हैं। 8, 9 और 10th जो रिब हैं वो कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू स्टर्नम के साथ मिले हुए हैं, और 11 एंड 12th जो रिब्स हैं उनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, जो कि एक साइड पे तो वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच है लेकिन दूसरी साइड उनके किसी भी स्ट्रक्चर के साथ अटैच नहीं है। जहाँ पे रिब्स कोस्टल कार्टिलेज के या कार्टिलेज के साथ जहाँ पे जंक्शन है, जहाँ पे ये रिब्स कार्टिलेज के साथ मिलते हैं, इस पॉइंट को कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन कहते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम में आप इस थोरेसिक केज को प्रॉपर्ली देख सकते हैं कि फ्रंट पे स्टर्नम है, फिर रिब्स हैं, और कोस्टल कार्टिलेज हैं जो फ्लोटिंग रिब्स हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इम्पॉर्टेंट है, और जो हमारी फाइंडिंग्स हैं, ठीक है, इनको लैंडमार्क्स कहते हैं। तो ऐसे जो लैंडमार्क्स है वो कहते हैं, जो आपकी फाइंडिंग्स हैं उनमें फिर हम ये टर्म्स यूज़ करते हैं। तो इन टर्म्स को, इनकी लोकेशन को समझना ज़रूरी है, क्योंकि बाद में जब हम असेसमेंट करेंगे जो पेशेंट की, तो उसमें हम ये टर्म यूज़ करेंगे कि आपकी फ़ाइंडिंग कौन से एरिया में है। तो अगर हमें इन टर्म्स का पता नहीं होगा, इनके लोकेशन का नहीं पता होगा इनकी, तो फिर फाइंडिंग हम अपनी कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। तो इनमें क्या है कि एक स्टर्नल नॉच है या सुप्रास्टर्नल नॉच है। जो स्टर्नम है एक्चुअली ये क्या है कि इसके 3 हिस्से हैं, ठीक है। एक तो मेनोब्रियम है, एक बॉडी है, और एक जिफाइड प्रोसेस है। तो जो मेनोब्रियम है, ठीक है, इसमें एक यू शेप्ड का एक डिप्रेशन सी बनी हुई है, जहाँ पे क्लेविकल बोन्स आके मेनोब्रियम के साथ टच होते हैं। इनके बीच में ये जो यू शेप की जो डिप्रेशन आती है इसको सुप्रास्टर्नल नॉच कहते हैं। फिर जहाँ पे मेनोब्रियम स्टर्नल बॉडी के साथ मिलता है, इस एरिया को स्टर्नल एंगल कहते हैं, या एंगल ऑफ लुइस भी इसको कहते हैं। स्टर्नल एंगल इसकी जो वो है, आप यूँ भी कह सकते हैं, जहाँ पे मेनोब्रियम और स्टर्नम की या बॉडी की, मेनोब्रियम और बॉडी जो स्टर्नम की है उसकी आर्टिकुलेशन हुई होती है, इसको स्टर्नल एंगल कहते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है स्टर्नल एंगल की या एंगल ऑफ लुइस की? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो इसकी वो ये है कि बिल्कुल इसके बैक साइड पे जो ट्रेकिया है, ठीक है, उसकी बाइफर्केशन होती है। जो मेन ट्रेकिया है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, राइट एंड लेफ़्ट मेन ब्रोंकाई में जहाँ पे डिवाइड होता है, तो वो बिल्कुल इस स्टर्नल एंगल के बैक साइड पे होता है।
दूसरी बात इसके अलावा क्या है कि यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल तक आपके जो एट्रियम्स हैं उनका जो अपर बॉर्डर है वो हार्ट का वो यहाँ तक पहुँचता है, ठीक है। और बैक साइड पे तकरीबन फोर्थ वर्टिब्रल और जो थोरेसिक वर्टिब्रा है उस लेवल तक ये पहुँचता है, ठीक है। तो एक ऐसा पॉइंट जिसमें स्टर्नम जो मिनोब्रियम है और स्टर्नम बॉडी जहाँ पे आर्टिकुलेट करते हैं, इसको स्टर्नल एंगल कहते हैं या एंगल ऑफ लुईस कहते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसके बैक साइड पे ट्रेकिया की बाइफिकेशन होती है राइट एंड लेफ़्ट ब्रांचेस में। दूसरी बात जो हार्ट के जो एट्रियम्स हैं उनके अपर जो बॉर्डर्स हैं वो यहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ और आती है वो है कोस्टल एंगल। अब कोस्टल एंगल क्या चीज़ है? जहाँ पे जो है आपके कोस्टल कार्टिलेजेस हैं राइट एंड लेफ़्ट साइड से, ठीक है, या कोस्टल मार्जिन्स जो हैं इनको आप कोस्टल मार्जिन्स भी कहते हैं, ये ज़िफ़ाइड प्रोसेस पे आके एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो ये तकरीबन 90 डिग्री का एक एंगल बनाते हैं। ये एंगल इंक्रीज़ भी हो सकता है और डिक्रीज़ भी हो सकता है, लेकिन अगर इंक्रीज़ है तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट को कोई क्रॉनिकली ओवर इन्फ्लेटेड लंग्स है या जिस तरह के एम्फाइसीमा वगैरह में हो सकता है। तो नॉर्मली ये कोस्टल एंगल क्या है, ये 90 डिग्री तक का हो सकता है। अगर ज़्यादा या कम है तो ये एबनॉर्मल है। तो इस स्लाइड में हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या आ गई कि एक्सटर्नल सुप्रास्टर्नल नॉच है, फिर स्टर्नल एंगल है और फिर स्टर्नल कोस्टल कार्टिलेज है, ये कोस्टल एंगल है। बैक साइड पे अगर हम थोड़ी सी ब्रीफली इसकी एनाटमी देखें तो वर्टिब्रल प्रोमिनेंस हैं या स्पाइनस प्रोसेसेस हैं, इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला है और 12th रिब है जो कि फ्लोटिंग रिब हैं। तो वर्टिब्रल प्रोमिनेंस क्या है? ये अगर आप पेशेंट को कहते हैं थोड़ा सा अपना हेड फ्लेक्स करें, नीचे की तरफ सर झुकाएं, तो जो ज़्यादा बोनी जो प्रोमिनेंट से एक उभार से प्रोट्रूजन जो से हैं, ठीक है, नेक के बिल्कुल बेस में, इसको वर्टिब्रल प्रोमिनेंस कहते हैं। ये तकरीबन स्पाइनस प्रोसेसेस जो कि आपका सर्वाइकल C7 है उससे स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और ये जो जो सबसे पहला है वो C7 आप उसको फील कर सकते हैं और नीचे तकरीबन ये प्रोमिनेंस जाते हैं जो T1 है उस तक इसको फील किया जा सकता है। स्पाइनस प्रोसेसेस क्या हैं? इनको हम नीचे काउंट करते हैं। आप जो वर्टिब्रल की जो प्रोट्रूजन है उसको आप फील कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप नीचे जो वर्टिब्राज है उसको काउंट करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से T1 स्टार्ट हो जाता है तो फिर आप नीचे काउंट कर सकते हैं कि आप कितने वर्टिब्रा नीचे जा रहे हैं, या जो रिब्स हैं उस हिसाब से आप इसको काउंट कर सकते हैं। फिर इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला है, इसको भी आप फील कर सकते हैं, पल्पेट कर सकते हैं। ये सिमेट्रिकल होना चाहिए। इसका जो लोअर बॉर्डर है या जो स्कैपुला का जो इंफीरियर जो बॉर्डर है ये तकरीबन 7th या 8th रिब तक पहुंचता है। फिर 12th रिब है तो 12th रिब हम इसको पल्पेट करते हैं। ये तकरीबन मिडवे बिटवीन द स्पाइन एंड द पर्सन साइड्स टू आइडेंटिफाई द फ्री रिब, ठीक है। ये जो फ्री रिब है, फ्लोटिंग रिब है, उसको आप इसको फील कर सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाती है कुछ रेफरेंस लाइंस आ जाती हैं। ये भी हम अपने जो हमारे फाइंडिंग्स हैं उनको लोकेट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये इमेजिनरी लाइंस हैं। एक लाइन आप स्टर्नम के बिल्कुल बीच में खींचते हैं तो उसको मिड स्टर्नल लाइन कहते हैं। फिर जो आप क्लेविकल बोन है, ठीक है, इसको अगर आप दो हिस्सों में डिवाइड करें, उनके मिडल से अगर आप एक इमेजिनरी लाइन नीचे खींचते हैं तो उसको मिड क्लेविकुलर लाइन कहते हैं। और मिड एंटीरियर एक्सिलरी लाइन जो अगर आप एक्सिला की बिल्कुल एंटीरियर साइड पे ले लें तो इसको एंटीरियर एक्सिलरी लाइन कहते हैं। ये एक्सिलरी लाइन अगर हम लेटरल साइड से देखें तो ज़्यादा इजीली इसको आप समझ सकते हैं। तो जो हमारे रेफरेंस लाइंस हैं जो उसको हम फाइंडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो एंटीरियर चेस्ट में हमारे पास मिड स्टर्नल लाइन आ जाता है और मिड क्लेविकुलर लाइन आ जाती है या फिर एंटीरियर एक्सिलरी लाइन आ जाती है। इसी तरीके से अगर हम लेटरल साइड से देखें तो एक्सिला को भी हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन है, एक मिड एक्सिलरी लाइन है और एक एंटीरियर एक्सिलरी लाइन है।
इसी तरीके से बैक को भी हम डिवाइड कर सकते हैं इन्हीं इमेजिनरी लाइंस के थ्रू। एक वर्टिब्रल लाइन है, एक स्केपुलर लाइन है। एक स्केपुला के बिल्कुल बीच में से हम अगर एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं तो उसको स्केपुलर लाइन कहते हैं। एक वर्टिब्रल कॉलम के बिल्कुल उस पर अगर आप एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं तो इसको वर्टिब्रल लाइन कहते हैं। अच्छा जी, लंग्स इस डायग्राम में आप एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों व्यूज़ देख सकते हैं। थोरेसिक कैविटी में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक को मीडियास्टिनम कहते हैं और एक को प्लूरल कैविटी कहते हैं। तो मीडियास्टिनम में आपके कौन कौन से स्ट्रक्चर आ जाते हैं? एसोफेगस है, हार्ट है, ट्रेकिया है, और जो ग्रेट वेसल्स है, ब्लड वेसल्स हैं, वो आ जाती हैं। और प्लूरल कैविटी में हमारे पास लंग्स आ जाती हैं। लंग्स जो है इनका जो एपेक्स है, ठीक है, वो हाईस्ट पॉइंट हैं लंग्स के तकरीबन 3 to 4 सेंटीमीटर अबव द इनर थर्ड ऑफ द क्लेविकल्स आ जाता है। एपेक्स जो आपके क्लेविकल बोन है इनकी अगर इनर साइड अगर आप ले लें, जिस तरह कि आपको ये 19.5 में जो एंटीरियर जो पोर्शन है इसमें आप देख सकते हैं, क्लेवियल से थोड़ा सा फ्यू सेंटीमीटर्स अबव तक इसका एपेक्स पहुंचता है। और नीचे तकरीबन बेस जो इसका है या जो लोअर बॉर्डर है ये डायफ्राम के ऊपर रेस्ट करता है। ये तकरीबन 6th रिब तक मिड क्लेविकुलर लाइन में पहुंचता है। तो लंग्स इनका एपेक्स हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, क्लेविकल से फ्यू सेंटीमीटर 3 to 4 सेंटीमीटर्स अबव रहता है। और जो बेस है लंग्स का वो डायफ्राम के ऊपर आके रेस्ट करता है, जो तकरीबन 6th रिब बनता है। अच्छा, लंग्स में दो तीन चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। जो राइट लंग है ये शॉर्टर है एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट लंग। वजह क्या है, इसका रेशनल क्या है? क्योंकि लेफ़्ट साइड पे जो आपका अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है, लिवर वहाँ पे है, तो उसकी वजह से लेफ़्ट लंग थोड़ी सी छोटी है, शॉर्ट है एज़ कम्पेयर टू द राइट लंग। सॉरी, राइट लंग इज़ शॉर्टर एज़ कम्पेयर टू द लेफ़्ट लंग। फिर एक और चीज़ जो कि याद रखने वाली है कि लेफ़्ट लंग जो है वो नैरो है एज़ कम्पेयर टू द राइट लंग। उसका रेशनल क्या है? उसका रेशनल ये है कि जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है हार्ट की वजह से आपकी जो लेफ़्ट लंग है वो थोड़ी सी नैरो है एज़ कम्पेयर टू द राइट लंग। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है लंग्स के हवाले से जो कि याद रखने वाली है वो है कि राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं और आपके लेफ़्ट लंग में कितने? 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। तो 3 चीज़ें हमने कही जो इम्पॉर्टेंट है लंग्स के हवाले से, कि राइट लंग शॉर्टर है एज़ कम्पेयर टू द लेफ़्ट लंग, लेफ़्ट लंग नैरो है एज़ कम्पेयर टू द राइट लंग, और राइट लंग में 3 लोब्स हैं और लेफ़्ट लंग में 2 लोब्स हैं। ये आप यहाँ पे जो एंटीरियर और लेटरल साइड से आप लंग्स की स्ट्रक्चर को वो कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये जब आप अस्कल्टेट करते हैं तो जहाँ पे आपके पास फाइंडिंग्स आ जाती हैं तो आप इस डायग्राम की हेल्प से आप कर सकते हैं कि आपकी फाइंडिंग्स कौन से लंग्स के कौन से एरिया में है। जिस तरह के अगर आप राइट लंग को देखें तो राइट अपर लोब है या राइट मिडल लोब है या फिर राइट लोअर लोब है। इसी तरीके से अगर आप लेफ़्ट साइड में देखें तो जिस तरह हमने कहा कि लेफ़्ट लंग में 2 लोब्स हैं, लेफ़्ट अपर लोब और लेफ़्ट लोअर लोब। फिर यहाँ पे एंटीरियरली अगर हम इसके अलावा लंग्स के अलावा देखें तो हमारे पास ट्रेकिया आ जाता है। और ट्रेकिया की अगर आप जो बाइफर्केशन हुई है आप देखें तो बिल्कुल स्टर्नल जो एंगल है, जो जहाँ पे आपका स्टर्नम का मेनोब्रियम और बॉडी जहाँ पे मिलती है उसी के बिल्कुल बैक साइड पे आप देखें जिसको स्टर्नल एंगल कहते हैं, वहाँ से ट्रेकिया की डिवीज़न हुई हुई राइट एंड लेफ़्ट ब्रोंकस में। ये एक और डायग्राम है लंग्स को समझने के लिए, जिसमें आपको राइट एंड लेफ़्ट लंग्स जो लोब्स हैं इनके डिफरेंट कलर शेडों से दिखाई गई हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं असेसमेंट की तरफ। तो असेसमेंट में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्टिव डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव डेटा कलेक्ट करते हैं। तो सब्जेक्टिव डेटा वो है जो कि हम पेशेंट से हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव डेटा में यहाँ पे जो इस सिस्टम थॉरैक्स और लंग्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है जो हम पेशेंट से कर सकते हैं वो क्या है कि कफ़ के बारे में हम पेशेंट से हेल्थ हिस्ट्री ले सकते हैं। अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है तो वो पेशेंट से हम पूछ सकते हैं।
चेस्ट पेन विद ब्रीदिंग अगर है तो वो पूछेंगे पेशेंट से। कोई अगर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन की कोई हिस्ट्री अगर पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री है तो उसके हवाले से पेशेंट से क्वेश्चंस करेंगे। अगर पेशेंट स्मोकिंग करता है तो वो हम पेशेंट से पूछेंगे। इन्वायरमेंटल या ऑक्यूपेशनल अगर कोई एक्सपोजर है, कोई हज़ार्ड्स हैं, उसके बारे में पेशेंट से पूछते हैं। और फिर जो पेशेंट सेंटर्ड केयर है वो हम पेशेंट से क्वेश्चन करेंगे। तो कफ़ के हवाले से क्या क्या क्वेश्चन जो पॉसिबल क्वेश्चंस है जो हम पेशेंट से कर सकते हैं। सबसे पहले तो पेशेंट से पूछना है कि कफ़ है कि नहीं है। अगर है तो ये कफ़ कब से स्टार्टेड है, ये कफ़ ग्रेजुअल है या ऑल ऑफ सडन स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। कितने अरसे से पेशेंट को ये कफ़ हैं। यहाँ पे दो चीज़ें हैं थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है जो कि याद रखने की है। एक को हम एक्यूट कफ़ कहते हैं और एक को हम क्रोनिक कफ़ कहते हैं। यहीं से आप पेशेंट की जो आप पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं तो उसके कफ़ को अगर पेशेंट को है तो आप उसको कैटेगराइज करते हैं कि एक्यूट कफ़ है या फिर क्रोनिक कफ़ है। एक्यूट कफ़ को हम कब कंसिडर करते हैं, जब पेशेंट को कफ़ हो और तकरीबन 2 to 3 वीक्स रहता है तो हम इसको एक्यूट कफ़ कहते हैं। लेकिन अगर कोई कफ़ ऐसा है जो कि तकरीबन 2 महीने या इससे भी ज़्यादा अरसे से पेशेंट को है तो इसको हम क्रोनिक कफ़ कंसिडर करते हैं। तो एक्यूट कफ़ को हम 2 to 3 वीक्स से अगर हैं तो उसको कंसिडर करेंगे एक्यूट कफ़। और अगर कोई ऐसा कफ़ है जो कि मोर देन 2 मंथ्स और मोर देन 2 मंथ्स है तो उसको क्रोनिक कफ़ कंसिडर करेंगे। इसके अलावा पेशेंट से जब हम कफ़ का पूछते हैं तो कितनी फ्रीक्वेंटली पेशेंट या हाउ ऑफन पेशेंट कफ़ करता है, कितनी देर बाद पेशेंट को कफ़ एपिसोड्स आते हैं। दिन में कोई स्पेशल टाइम है उसमें पेशेंट को ज़्यादा कफ़ रहता है या मॉर्निंग अर्ली अवेक जब होता है तो पेशेंट को कफ़ होता है, या ये कफ़ कंटिन्यूस रहता है। पेशेंट को अगर कफ़ है तो नाइट में कहीं ये कफ़ की सिविरिटी की वजह से पेशेंट को नींद से तो नहीं उठना पड़ता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पेशेंट से कफ़ के हवाले से पूछते हैं। टाइमिंग की का जब हम पेशेंट से पूछते हैं तो अगर कोई कंटिन्यूस कफ़ है पूरे दिन में किसी भी टाइम कंटिन्यूसली पेशेंट को कोई कफ़ रहता है तो इसका मतलब है कोई एक्यूट इलनेस है, कोई रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन वगैरह है, ठीक है। ये एलर्जिक भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, एक्यूट इलनेस है। अगर पेशेंट कहता है कि आफ्टरनून में या इवनिंग में, दिन में सही रहता है लेकिन आफ्टरनून टाइम पे या इवनिंग में पेशेंट को कफ स्टार्ट हो जाता है तो ये किस चीज़ की फाइंडिंग है कि पेशेंट किसी इरिटेंट्स के एक्सपोजर की वजह से पेशेंट को है। पेशेंट को वर्क प्लेस में कोई ऐसे इरिटेंट्स हैं, कोई ऐसा जो इन्वायरमेंट ऐसा है कि इसकी वजह से पेशेंट को उस इरिटेशन की वजह से कफ स्टार्ट हो जाता है। तो अगर पेशेंट कहता है कि मुझे आफ्टरनून में या इवनिंग में या काम के दौरान कफ स्टार्ट हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि ऑक्यूपेशनल कोई मसला पेशेंट को है। अगर पेशेंट को नाइट टाइम में स्पेशली अगर कफ़ है और दिन में पेशेंट कहता है कि मैं सही रहता हूँ लेकिन जैसे ही सोता हूँ तो मुझे, तो ये इंडिकेशन देती है कि पेशेंट को साइनसाइटिस वगैरह हुआ है। अगर अर्ली मॉर्निंग में पेशेंट कहता है कि जैसे ही अवेक होता हूँ तो मुझे कफ़ रहता है बाकी फिर मैं सही रहता हूँ, तो ये किस चीज़ की इंडिकेशन है कि पेशेंट को कोई क्रोनिक जो ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन है या स्मोकिंग की वजह से या कोई और क्रोनिक अगर कोई कंडीशन है पेशेंट की ब्रोंकियल तो उस वजह से पेशेंट को ये कफ़ हो सकता है। तो टाइमिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो इस हवाले से आप इन सारे क्वेश्चन से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि पेशेंट को किस किस्म की कंडीशन हो सकती है बैकग्राउंड में। अच्छा, फिर कफ़ी के हवाले से मज़ीद हम पेशेंट से पूछते हैं कि ड्राई कफ़ है या फिर प्रोडक्टिव कफ़ है। पेशेंट को स्पूटम वगैरह तो नहीं आ जाता। अगर स्पूटम है तो कितना स्पूटम पेशेंट कफ़ करता है, स्पूट आउट करता है, उसका कलर क्या है, उसमें से कोई स्मेल वगैरह तो नहीं आती। अगर स्पूटम कफ़ में आता है तो ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट को कोई क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह इन्फेक्शन वगैरह है। फिर अगर स्पूटम आता है तो मज़ीद हम पेशेंट से पूछते हैं कि स्पूटम में ब्लड तो नहीं है, अगर है तो ब्लड का कलर क्या है, फ्रेश रेड है या डार्क कलर का वो है, और ऑर्डर का या स्मेल वगैरह का भी पेशेंट से पूछते हैं। जो ब्लड है कफ में इसको हेमोप्टेसिस कहते हैं, ठीक है। तो स्पूटम की प्रोडक्शन अगर वाइट है, ठीक है, या क्लियर म्यूकॉइड है तो ये कोल्ड्स वगैरह की वजह से या वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। अगर येलो कलर का स्पूटम है
तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की इंडिकेशन देता है। अगर रस्टी कलर का स्पूटम है तो ये ट्यूबरकुलोसिस के या निमोकोकल नमूनिया की इंडिकेशन देता है। अगर पिंक कलर की का वो स्पूटम है तो ये पेशेंट का को पल्मोनरी एडिमा पॉसिबली हो सकता है। तो जो स्पूटम कलर है तो उससे भी आप पेशेंट की जो अंडरलाइंग कंडीशंस है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरा हम पेशेंट से पूछते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ अगर पेशेंट को कोई है तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के हवाले से हम पेशेंट से क्या कहते हैं कि पेशेंट को कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं है, हार्डनेस कोई या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो नहीं है। अगर है तो कब से स्टार्ट हुआ है पेशेंट को, ठीक है, किस वजह से पेशेंट को स्टार्ट हुआ है, कितने सीवियर है, ठीक है, कितने अरसे कितनी टाइम तक जब पेशेंट को एपिसोड होता है तो कितनी टाइम तक पेशेंट को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम रहता है। जो क्रॉनिक डिस्निया है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है वो क्या है कि हम कहते हैं कि अगर ज़्यादा 1 महीने से ज़्यादा है तो हम इसको क्रॉनिक कंसिडर करते हैं, और इनकी मेन कॉज जो है वो न्यूरोलॉजिक भी हो सकती है या रिस्पिरेटरी ओरिजिन भी हो सकता है या अगर कार्डिक ओरिजिन भी हो सकता है। तो अगर पेशेंट को क्रॉनिक डिस्निया है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है तो या तो पेशेंट को न्यूरोलॉजिक कोई कंडीशन से कोई क्रॉनिक रिस्पिरेटरी कोई कंडीशन है या कार्डिक ओरिजिन भी हो सकते हैं, कोई कार्डिक प्रॉब्लम भी हो सकता है। कभी कभार शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एनीमिया में भी हो सकता है, या पेशेंट को अगर कोई एंग्जाइटी सीवियर एंग्जाइटी हो जाती है तो उसमें भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है। चेस्ट पेन के हवाले से जब हम पेशेंट से पूछते हैं कि ब्रीदिंग के दौरान कोई चेस्ट पेन तो नहीं है, अगर चेस्ट पेन है जो कि ब्रीदिंग के साथ है तो ये क्या है कि पेशेंट से फिर पूछते हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, चेस्ट के कौन से एरिया में पेशेंट को पेन होता है। चेस्ट पेन अगर थोरेसिक ओरिजिन का है तो क्या है कि कफ़ की वजह से या इन्फ्लेमेशन की वजह से जो मसल्स हैं उनकी सोरनेस की वजह से या कफ़िंग के दौरान जो इन्फ्लेमेशन या प्लूरल जो इरिटेशन है उसकी वजह से पेशेंट को क्या है कि चेस्ट पेन हो सकता है। लेकिन यही चेस्ट पेन कार्डिक ओरिजिन भी हो सकता है। कार्डिक ओरिजिन अगर पेशेंट को वो है तो उसके लिए हम फिर फर्दर रूल आउट करते हैं कि उसके जो कार्डिक मार्कर्स हैं या ईसीजी वगैरह है उसको करते हैं कि कार्डिक ओरिजिन तो नहीं है। तो जब भी पेशेंट चेस्ट पेन की कंप्लेन करता है तो रिगार्डलेस जो उसके ओरिजिन हैं पहले हम पेशेंट का ईसीजी और कार्डिक मार्कर ज़रूर चेक करते हैं कि पहले कार्डिक जो ओरिजिन है उसको रूल आउट करें। अगर कार्डिक ओरिजिन नहीं है तो फिर हम फर्दर देखते हैं कि ये अगर चेस्ट ब्रीदिंग से अगर कंसर्न है, ब्रीदिंग से अगर रिलेटेड है तो ये इन्फ्लेमेशन हो सकती है प्लूरा की, या फिर जो मसल्स है जो चेस्ट मसल्स हैं उनकी सोरनेस की वजह से, कफिंग की जो इरिटेशन है इसकी वजह से हो सकती है। चेस्ट पेन कब से स्टार्ट है, कांस्टेंट रहता है या ऑन एंड ऑफ रहता है, रेस्ट किससे कोई इसकी रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। चेस्ट पेन के लिए पेशेंट को अगर चेस्ट पेन होता है ब्रीदिंग के साथ तो अगर कोई मेडिकेशन ली है तो कौन सी मेडिसिन ली है, कितनी फ्रीक्वेंटली ली है। फिर हम पेशेंट से पास्ट हिस्ट्री का पूछते हैं कि पेशेंट को कोई रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हुआ पहले कभी, अगर है तो फिर उसका फर्दर पूछते हैं कि किस किस्म की क्या कंडीशन हुई थी, क्या डिजीज़ हुई थी, ब्रोंकाइटिस वगैरह या एम्फाइसीमा या अस्थमा या नमूनिया वगैरह अगर हुए तो उसकी फर्दर हम उससे हिस्ट्री लेते हैं। फैमिली हिस्ट्री अगर पेशेंट को है किसी एलर्जीज़ की, ट्यूबरकुलोसिस की या अस्थमा की, तो ये क्या है कि ये आपके पेशेंट को ये जो पॉसिबल रिस्क फैक्टर्स में आ सकता है, ठीक है। तो हिस्ट्री में जब पेशेंट से हम पूछते हैं तो साथ साथ फैमिली हिस्ट्री भी पेशेंट से किसी एलर्जी या ट्यूबरकुलोसिस वगैरह की लेते हैं ताकि अगर पेशेंट कोई रिस्क फैक्टर्स है तो उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। स्मोकिंग हिस्ट्री भी पेशेंट से लेते हैं, तो स्मोकिंग में हम पेशेंट से पूछते हैं कि अगर स्मोकिंग करता है तो कितने अरसे से स्मोकिंग कर रहा है और कितने पैक पर डे पेशेंट स्मोक कर रहा है क्या, ठीक है। इसके अलावा कितने अरसे से पेशेंट स्मोक कर रहा है, दूसरी बात किस वजह से पेशेंट ने स्मोकिंग स्टार्ट की थी। ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं जो उनकी स्मोकिंग की अगर आप उनकी स्टार्टिंग हिस्ट्री ले तो पेशेंट को कोई ना कोई साइकोलॉजिकल इशू होता है, ठीक है। तो उससे आपको एडिशनल पेशेंट की कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि पेशेंट को कोई और भी इशू हो सकता है। इन्वायरमेंटल एक्सपोजर या जो ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स हैं उसका जब हम पेशेंट से पूछते हैं कि कोई वर्क कंडीशन ऐसी तो नहीं है जो कि पेशेंट के ब्रीदिंग के ऊपर इफ़ेक्ट करती हो। जिस तरह एग्ज़ाम्पल इसका ऐसा है कि जो
पेंट वगैरह करते हैं, पेंट स्प्रेज वगैरह जो करते हैं, ठीक है, या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें डस्ट है, ठीक है, तो या अगर कोई ऐसी फैक्ट्री या केमिकल प्लांट में पेशेंट काम कर रहा है जहाँ पे जो डिफरेंट किस्म के वो जो पोल्यूशंस हैं उस वजह से पेशेंट को इशू तो नहीं है, तो इन्वायरमेंटल एक्सपोजर या जो ऑक्यूपेशनल जो पेशेंट की हिस्ट्री है वो ज़रूर पेशेंट से पूछते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप फिर आपको पता चल जाता है कि पेशेंट को किस किस्म की एलर्जी है या कि कौन से केमिकल की वजह से पेशेंट को ये इशू हुआ है, ठीक है, तो फिर आपको उसको ट्रीट करने में, उसको मैनेज करने में भी इजी रहता है। पेशेंट सेंटर्ड केयर में हम क्या पेशेंट से पूछते हैं कि पेशेंट ने ट्यूबरकुलोसिस के लिए टेस्ट कब किया था, और कोई चेस्ट एक्सरे वगैरह, कोई स्टडी वगैरह, नमूनिया की कोई वैक्सीन वगैरह पेशेंट ने लिए हो, या इन्फ्लुएंज़ा वगैरह की इम्यूनाइजेशन पेशेंट ने की है कि नहीं की है, ठीक है। फ्लू वैक्सीन कहते हैं, CDC रिकमेंड करता है कि तकरीबन हर बंदे को जो जिनकी एज 6 मंथ से अबव है तो एनुअली फ्लू वैक्सीन करने चाहिए, क्योंकि फ्लू वैक्सीन एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको बहुत सारे जो रिस्पायरेटरी इश्यूज से उसको प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है जी। मेरे ख़्याल में सब्जेक्टिव डेटा हमारा तकरीबन हो गया, और ऑब्जेक्टिव डेटा में फिर हम इंशाल्लाह अगले क्लास में करेंगे। कोई क्वेश्चन हो, कोई इशू हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और उम्मीद है इंशाल्लाह ये इतना ही काफ़ी रहेगा। कल इंशाल्लाह ऑब्जेक्टिव डेटा फिर करेंगे, और ऑब्जेक्टिव डेटा में पूरी डिटेल से फिर एक एक करके जो हमारे जो टेक्निक्स हैं फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन के वो सारे कवर करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई इशू हो तो काइंडली मैसेज किया करें। थैंक यू वेरी मच।